students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Today we will talk about rate law expression and later on order of reaction, how it is calculated. In the previous lecture, you were writing law of mass action. Law of mass action. So it was telling that rate of reaction is directly proportional to product of concentration terms with each term raised to the power equal to its stoichiometric coefficients. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स दिए गए हों ए बी, जितने भी रिएक्टेंट्स हों, they were raised to the power equal to their number of moles as shown by a balanced chemical equation. तो वो था according to law of mass action. तो हमने रेट ऐसे एक्सप्रेस किया. तो हम किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं? It is always expressed as a function of concentration of reactants. देख लीजिए आप, rate it is always expressed as a function of concentration of reactants. ये तो दो रिएक्टेंट थे तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया. अगर एक ही होता तो इट विल बी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट A. अब देखिए, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्चुअली में कौन कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन. अब टू एक्सप्रेस रेट ऑफ रिएक्शन एज अ फंक्शन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हमें इसी लैंग्वेज में बात करनी है, इट इज इसेंशियल टू मेजर एक्सपेरिमेंटली द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज. तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली किस कंसेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है. राइट, वी हैव टू मेजर experimentally the actual dependence of concentration of reacting species so that we may come to know कि सही में रिएक्शन करने वाली स्पीशीज कौन सी हैं. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मेरे पास एक इक्वेशन है NO2 प्लस F2 और ये बन जाता है 2NO2F. Now, according to लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट किसके बराबर होना था? रेट वुड बी इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NO2 रेज टू पावर 2. 2 मोल्स है तो रेज टू पावर 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोरीन रेज टू पावर 1. तो ये बनना चाहिए था इसका रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन. बट एक्चुअली this reaction is carried out in 2 steps, NO2 plus F2 और ये बन जाता है NO2F plus 1 fluorine. Then this fluorine combines with next जो यहाँ पे फ्री रेडिकल फ्लोरीन का होगा and it will form NO2F. अब आप इसका ओवरऑल देख लीजिए, 2NO2 प्लस ये फ्लोरीन के साथ ये फ्लोरीन कैंसिल प्लस F2 एरो 2NO2F. अब इन दोनों में से ये वाला स्टेप स्लो है और ये वाला स्टेप फास्ट है. हम किस स्टेप को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कंसीडर करते हैं? दैट इज स्लो स्टेप. तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा दैट विल बी K इंटू NO2F इंटू NO2 इंटू F2. तो यहां पे भी 1 आया, यहां पे भी 1. देखो यहां एक एक मोल ही था. तो ये वाली एक्सप्रेशन, दिस इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है? इट इज द एक्सप्रेशन शोइंग रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द एक्चुअल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज इज रिप्रेजेंटेड और इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो इसका मतलब ये हुआ, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इट इज प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड rate law expression, it is
experimentally verified law. Okay, it is verified experimentally. So this is experimental concept. तो लॉ ऑफ मास एक्शन जस्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स किस रिएक्टेंट के प्रेजेंट है, बट एक्चुअली कंसेंट्रेशन कितने के ऊपर डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन. एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ कंसेंट्रेशन determined experimentally. दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखने में दोनों रेट ही लिखे जाएंगे, बट दिस इज नोन एज रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इट इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, बिकॉज इन लॉ ऑफ मास एक्शन रेज टू द पावर जो पावर्स हैं दे आर शोन एज गिवन इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इट इज एक्सप्रेस्ड the way on which the actual dependence of concentration terms is considered. तो इसको हम कहेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो लॉ ऑफ मास एक्शन थ्योरेटिकल कंसेप्ट रहा और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है दैट इज एक्सपेरिमेंटल. तो इसको अगर मुझे रेट लॉ एक्सप्रेशन को डेफिनेशन में मुझे लेना हो तो आई विल राइट it is the experimentally observed mathematical expression which denotes the rate of a reaction in terms of molar concentrations of reactants with each term raised to the power which may or may not be same as the stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical equation. So डेफिनेशन को जरा देखिए. इट इज द एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट थिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which denotes the rate of a reaction in terms of what? Molar concentrations of reactants with each term raised to the some power. कोई ना कोई पावर जरूर होगी. raised to the some power which may or may not, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, same as the stoichiometric coefficients of the reacting species in a balanced chemical equation. right. अब देखिए अगर मैं एक जनरल इक्वेशन ले लेती हूं, let it be A moles of A, B moles of B, C moles of C, and it is giving the product. So according to law of mass action, it will be rate equal to K, A raised to power A, B raised to power B, C raised to power C. This is as given in stoichiometric ratio in a balanced chemical equation A, B, C moles. Okay. But actually, rate depends upon
of A, Q moles of B, R moles of C. तो फिर रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट क्या बनेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, इट विल बी K A raised to power P, B raised to power Q, C raised to power R. Now according to जो आपकी डेफिनेशन लिखी है A B C, अब देखिए A may or may not equal to P, B may or may not equal to Q, C may or may not equal to R. ये बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते. मैंने जो NO2 वाला पहले एक्सप्रेशन लिखा उसमें दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होगा क्योंकि कुछ एक इक्वेशंस हमारे पास ऐसी हैं जैसे लेट इट बी H2Cl2 और ये बन गया 2HCl. अब इसका रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन भी यही होगा, H2 इंटू Cl2, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन वो भी सेम होगा. तो ये मतलब है कि इनकी रेशो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जरूरी नहीं है कि हर बार वो चेंज ही होगी. दे मे और मे नॉट बी सेम, लेकिन जो वैल्यू एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होगी दैट इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन. और आगे हम जितना भी काम करेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन के बेस पे ही करेंगे, बिकॉज वी विल टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है इट ऑलवेज गिव्स मॉलिक्यूलरिटी, मींस एक पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं एज अ रिएक्टेंट, क्योंकि हम प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं. यहां पे डिपेंडेंस किसके ऊपर है, ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं. तो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, आपने +1 में बैलेंसिंग की है और कहीं कहीं पे तो वो 20 को भी क्रॉस कर जाते हैं, तो दैट इज मॉलिक्यूलरिटी. बट एक्चुअली कितने रिएक्टेंट्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, दैट गिव्स रेट लॉ एक्सप्रेशन. और रेट लॉ एक्सप्रेशन की पावर्स को जब आप टोटल करेंगे दैट विल गिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो आई थिंक रेट लॉ एक्सप्रेशन और लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या डिफरेंस होता है अब ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. Now what is order of reaction? It is the sum of the powers to which the concentration terms are raised in the rate law expression to express rate of a reaction. तो order क्या है, मेरे पास एक जनरल इक्वेशन है, let it be A moles of A, B moles of B, C moles of C, and it is giving the product. Okay. तो according to law of mass action, rate will be equal to K concentration of A raised to power A, B raised to power B, C raised to power C. And this concept is purely theoretical. Done. Now, experimentally, rate was found to be K A raised to power P, B raised to power Q, C raised to power R. एक्चुअली ये A के A मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा एक्सपेरिमेंटली, इट वॉज डिपेंडिंग अपॉन P मोल्स ऑफ A, Q मोल्स ऑफ B एंड R मोल्स ऑफ C. तो ऑर्डर किसके बराबर हुआ, sum of the powers to which the concentration terms are raised in a rate law expression. This is rate law. According to rate law expression to express the rate of reaction. तो ऑर्डर किसके बराबर हुआ, P plus Q plus R. This is the sum total of experimentally find coefficients of
reacting species experimentally, it was not depending upon A, B and C. और अगर मैं A, B, C को टोटल करूंगी तो ये क्या देगा, मॉलिक्युलरिटी. मैं आगे इसके बारे में भी बात करूंगी, मॉलिक्युलरिटी के बारे में. यहाँ जस्ट एक रफ सा आइडिया आपको दे रही हूँ कि इसका क्या काम हुआ. फिर यहां से हम हर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का पता कर सकते हैं. अब देखो, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी डिफरेंसेस हम बाद में करेंगे. मुझे सिर्फ पहले इसके बारे में बात करनी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है. अब देखो, ऑर्डर कितने तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर का मतलब जब सम टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, तो इट विल बी के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ ए. अब ए की पावर क्या है, 1, तो ऑर्डर क्या आ गया, 1. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. N2O5 it will give N2O4 2NO2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, राइट. तो अब इसका रेट किसके बराबर होगा, K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ N2O5. प्रोडक्ट को तो हम कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो रेट इंटू K इंटू N2O5. तो ऑर्डर कितना आया, 1. तो इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. ओके, इसी तरीके से सेकंड में ले लेती हूं, सेकंड ऑर्डर. अब देखिए, सेकंड ऑर्डर में दो तरह से लिख सकती हूं. एक ही कंसेंट्रेशन 2 बार ली गई हो, और के हमारे पास 2 कंपोनेंट आ जाए, एक ए और एक बी. ठीक है. अब देखो, जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहां पे जरूरी नहीं कि यही एक इक्वेशन होगी. हमारे पास और भी इक्वेशंस हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये टूटेगा तो देता है H2O प्लस हाफ O2. तो यहां पे भी देखो, ऑर्डर किसके बराबर आएगा, रेट विल बी K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2. अगेन फर्स्ट ऑर्डर. अब दो तरीके हैं, या तो एक कंपोनेंट है 2 बार प्रेजेंट, या फिर 2 कंपोनेंट है एक बार प्रेजेंट. ठीक है. तो इसमें भी ऑर्डर 2 आया, इसका 1 + 1, तो ऑर्डर क्या आ गया, 2. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. मेरे पास है 2NO2 एंड इट विल गिव 2NO प्लस O2. तो अब देखिए, रेट किसके बराबर होगा, K NO2 रेज टू पावर 2. तो ऑर्डर कितना आ गया, 2. अब ये एक ही कंपोनेंट था जो 2 बार प्रेजेंट था. ठीक है. इसका एक और एग्जांपल मैं ले रही हूं. H2 प्लस I2 और ये बन गया 2HI. रेट किसके बराबर होगा, K इंटू H2 इंटू I2. तो ऑर्डर कितना आ गया, 1 + 1 = 2. अगेन इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. ओके, चलिए अब मैं यहां से स्टार्ट कर देती हूं. दिस इज थ्योरेटिकल. लेट इट बी थर्ड ऑर्डर. अगेन रेट में भी के एक ही कंपोनेंट 3 बार हो सकता है, या एक कंपोनेंट 2 बार और एक कंपोनेंट 1 बार, तब भी 2 + 1 3. पॉसिबिलिटी ये भी है कि ए बी 2 बार हो जाए, तब भी क्या हो गया, 1+, देखो यहां पे हो गया 2 + 1, यहां पे हो गया 1 + 2, और यहां पे तो पहले ही 3 है. ओके, ए बी सी, तो तब क्या आएगा, 1 + 1 + 1, अगेन इट विल बी 3. तो रेट निकालने के थर्ड ऑर्डर तब होगा जब हमारे पास रेज टू द पावर्स का सम टोटल जो है, इट विल कम आउट टू बी 3. देखिए एग्जांपल, NO प्लस O2, हमारे पास है NO प्लस O2, ये बन गया 2NO2. तो रेट K NO रेज टू पावर 2 इंटू ऑक्सीजन. तो ऑर्डर विल बी 2 + 1 = थर्ड ऑर्डर. अब एक कंपोनेंट इसमें 2 बार है
और दूसरा कंपोनेंट जो है वो 1 बार है. सिमिलरली लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल, NO प्लस Cl2. तो ये आ गया 2NOCl. NO प्लस Cl2, तो इट विल बी 2NOCl. तो अगेन रेट विल बी कंसेंट्रेशन ऑफ NO raised to power 2 into क्लोरीन. तो ऑर्डर कितना आ गया? 2 + 1 = 3. राइट. सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्थ ऑर्डर की, तो इट विल बी रेट इक्वल टू, या तो एक ही कंपोनेंट 4 बार, उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, और एक आपके पास आ जाए K इंटू कंपोनेंट 4, या आ जाए K, एक कंपोनेंट है 3 बार और दूसरा कंपोनेंट है 1 बार, या ऐसा भी हो सकता है दोनों कंपोनेंट आपके पास 2 बार आ जाएं. किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो, आपके पास जो सम टोटल है दैट विल बी इक्वल टू 4. ठीक है. हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर. क्यों होती हैं? जब हम इसकी थ्योरीज करेंगे, कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे, तब मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगी. मैं सिर्फ आपको बता रही हूं फर्स्ट ऑर्डर जब सम टोटल 1 आया, सेकेंड ऑर्डर जब सम टोटल 2 आया, थर्ड ऑर्डर जब सम टोटल 3 आया, फोर्थ ऑर्डर जब सम टोटल हमारे पास 4 आ रहा है. ठीक है. तो ये एग्जांपल्स आप लोग साथ साथ में भी नोट कर पाए होंगे और अच्छे से आपने समझ भी ली होंगी, क्योंकि ऑर्डर बहुत तरह के हैं. ये हमने 4 टाइप्स के ऑर्डर्स कर लिए. ओके. अब हमारे पास ये तो सिंपल था ना, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. अब मेरे पास थोड़े से अलग ऑर्डर की रिएक्शंस हैं. ठीक है. देखिए कौन कौन सी. मैं एक हल्की सी समरी सी बनाती हूं इधर. फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर. ठीक है. फोर्थ तक आपने कर लिया. अब मेरे पास है फ्रैक्शनल ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर, देन स्यूडो ऑर्डर. अब मैं इन तीनों की बात करूंगी. व्हाट आर फ्रैक्शनल ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एंड स्यूडो ऑर्डर. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर की. तो एज इट इज इंडिकेटेड बाय द नेम, जो ऑर्डर होगा दैट विल बी इन फ्रैक्शन. ऑर्डर विल बी इन फ्रैक्शंस, नॉट अ होल नंबर. कैसे? मेरे पास एग्जांपल है CH3CHO. दिस इज एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड जब ब्रेक डाउन करता है इट विल गिव मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. राइट. तो देखकर तो ये लग रहा है दैट इट विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली this reaction doesn't depend upon 1 mole, it depends upon 3/2 moles. That is, order क्या है? 3/2 और 1.5. This is the meaning of fractional order. क्योंकि एक्सपेरिमेंटली देखने पर ये लगता है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है it is first order, but it is not first order, it is more than first order and it is in fraction. Okay. Let us consider one more example. Formation of HBr. H2, Br2 और ये बन गया 2HBr. अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन तो यही बोलेगा कि ये रहा H2, ये रहा Br2, 1 मोल यहां पे, 1 मोल यहां पे. But actually when it was find out experimentally, तो ऑर्डर क्या रहा? यहां 1 रहेगा और यहां रहता है हाफ. ब्रोमीन का हाफ मोल यूज होता है एक्सपेरिमेंटली. तो ऑर्डर क्या रहा? 1 + 1/2, इट विल बी 3/2 और 1.5. अगेन दिस इज फ्रैक्शनल ऑर्डर. देन देयर इज वन मोर एग्जांपल, COCl2. When it breaks
is carbon monoxide plus chlorine, and also इसका rate of reaction देखने में again it is 1, but it is COCl2 raised to power 3/2. इसका 1.5 moles यूज होते हैं, तो ऑर्डर क्या आया 3/2 और इक्वल टू 1.5. इट इज नॉट होल नंबर, इट इज इन फ्रैक्शंस. राइट, सबने नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब ये था फ्रैक्शनल ऑर्डर. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट जीरो ऑर्डर. नाउ व्हाट इज जीरो ऑर्डर? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस. देखिए, देयर आर सर्टेन रिएक्शंस इन विच rate of reaction is independent of concentration of reactants. It depend upon some other factor. Concentration पे डिपेंड नहीं करेगा, ये किसी और फैक्टर पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन does not depend upon concentration of reactants. It depend upon some other factors other than concentration. अब ये other factors कौन कौन से हो सकते हैं? For example, decomposition of ammonia. Let's find out. ये रहा अमोनिया. जब हम अमोनिया की डिकम्पोजिशन करते हैं, इट विल बी डिकम्पोज्ड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, प्लेटिनम 1130 केल्विन टेम्परेचर. आपको पता है अमोनिया की फॉर्मेशन जो है दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. यहां अमोनिया है, देखने में क्या लग रहा है? रेट किसके बराबर होगा? K इंटू अमोनिया रेज टू पावर 2. नो, ये अमोनिया की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं. रेट होगा K इंटू कंसंट्रेशन अमोनिया रेज टू पावर 0. एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्लेटिनम. प्लेटिनम नहीं होगा तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये प्रोसीड नहीं होगी. क्लियर बात? तो किस फैक्टर पे डिपेंड किया? इट डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट. तो इट्स नॉट ऑलवेज कि रिएक्शन जो है वो कैटलिस्ट पे ही डिपेंड करेगी. लेट अस कंसीडर वन मोर एग्जांपल. H2 प्लस Cl2, ये बन गया 2HCl. देखने में क्या लग रहा है? रेट विल बी इक्वल टू K इंटू H2 इंटू Cl2, और ये 1 प्लस 1 ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2. नो, ये इस पे डिपेंड नहीं करता. ये रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा? K कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन 0, क्लोरीन 0. तो रेट ऑर्डर 0. ठीक है, यहां पे भी देयरफॉर ऑर्डर विल बी 0. तो यहां पे डिपेंडेंस किसके ऊपर है? डिपेंड्स अपॉन सनलाइट H न्यू. तो ये दिस रिएक्शन, दिस इज नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन. सारे के सारे रिएक्टेंट रहें, लेकिन अगर फोटोन ऑफ लाइट प्रेजेंट नहीं होगा, दिस रिएक्शन विल नॉट बी कैरिड आउट. तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस which doesn't depend upon concentration of reactants, they depend upon some other factor. और वो other factor क्या है? इसमें कैटलिस्ट है और इसमें क्या है? पार्टिकल ऑफ लाइट. अब जैसे एक और एग्जांपल आप यहां पे कोड कर सकते हैं, दैट इज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तीसरा एग्जांपल आप फोटोसिंथेसिस का दे सकते हो. आपको एग्जांपल आता है, पूछा जाता है गिवन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, एंड फोटोसिंथेसिस. मैं पीछे लिख के आई हूं जब हमने फैक्टर्स के बारे में बात की थी. तो ये था जीरो ऑर्डर, फ्रैक्शनल और जीरो. अब हमारे पास आया एक और, दैट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स.
रिएक्शन, स्यूडो मीन्स फॉल्स। कुछ एक रिएक्शंस ऐसी होती हैं विच सीम्स टू बी ऑफ हायर ऑर्डर, देखने में लगता है कि वो सेकेंड ऑर्डर की हैं, बट निकलती वो लोअर ऑर्डर की हैं, क्योंकि उन दोनों में से एक की कंसंट्रेशन जो है दैट इज टेकन इन एक्सेस। The reactions which are not truly of first order, ये फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, but at certain conditions these turn out to be of first order। कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं दैट दे टर्न आउट टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ओके, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, दिस इज एन एस्टर CH3 COOC2H5, हमें इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है और ये बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, एस्टर को अगर तोड़ा जाए तो इट विल गिव एसिड एंड अल्कोहल, तो ये बन जाएगा CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, आपको पता है एस्टर ऐसे होता है OC2H5, मैंने यहां से तोड़ा OH इधर और H इधर, तो ये बन गया यहां पे एसिड एंड एल्कोहल, राइट। अब देखने में क्या लग रहा है कि रेट क्या आएगा, K इंटू CH3COOC2H5 ester into concentration of water. It seems to be of second order, right? देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर, कब? जब देखने में क्या, ये है ही सेकेंड ऑर्डर, लेकिन कब? जब इन दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। ठीक, इफ यहां पे ऑर्डर हो गया सेकेंड एट बैलेंस्ड कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसेंट्रेशन हमने बैलेंस ली है, बिल्कुल नॉर्मल ली है। इफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज टेकन इन एक्सेस, जब हम वाटर एक्सेस में ले लेते हैं तो रेट किसके बराबर होगा, इट विल डिपेंड ओनली अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो स्यूडो केमिकल रिएक्शंस क्या हुई, ये फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे एक्सप्रेस देयर फर्स्ट ऑर्डर। जब ये नॉर्मल कंसेंट्रेशन है तो इट इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, बट इफ कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इट इज टेकन इन एक्सेस, जब हमने वाटर को एक्सेस में ले लिया, यहां नहीं लिया, जब बाद में हमने कंसिडर किया CH3COOC2H5 प्लस वाटर, ये बना CH3COOH प्लस C2H5OH, तो यहां पे हमने नॉर्मल इनकी वैल्यू ली, दिस इज एक्वस, दिस इज लिक्विड, यहां पे हमने नॉर्मल लिया, तो ऑर्डर कौन सा आया, सेकेंड, दोनों कंसीडर होंगी। लेकिन अगर आप वाटर ले लेते हैं एक्सेस में तो रेट किसके बराबर होगा, इट विल डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली एस्टर, दैट इज व्हाई these reactions are known as pseudo chemical reactions। तो हर तरह की ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपने पता कर लिए। अब हमारा अगला काम है, इन ऑर्डर्स के अंदर अब K की वैल्यू अलग अलग रहेगी, तो वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने बात की, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स के बारे में हमने बात की। नाउ हाउ टू कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स, वी विल डू इट इन आवर अपकमिंग वीडियो। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी करते रहें।